हेलो नमस्कार। मैं नील सक्रावा कक्षा 12 की सिलेबस में डे 8 में हैं और चुंबकत्व और पदार्थों के चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्लास हम डे 8 में आ गए हैं। चुंबकीय आघूर्ण की बात हम कर रहे थे, जिसमें काफ़ी बातें हमने कर ली उसकी विशेषताओं के बारे में। चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, किन किन स्थितियों में सोल्व किया जा सकता है, उसके लिए भी हमने 2-3 बातें कर ली थी। क्वेश्चन भी हमने करके देखे थे कि अगर चुंबक को लंबवत काट दिया जाए, 2 भागों में बांट दिया जाए या उसके अनुदिश काट दिया जाए, लंबाई के अनुदिश काट दिया जाए, समांतर 2 भागों में बांट दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चुंबक को एल आकृति में बदल दिया जाए, चुंबक को अर्धवर्त में मोड़ दिया जाए, या ऐसी कोई भी जो स्थितियां हैं वो दी जा सकती है, जिनके बारे में हमने बात कर ली। आघूर्ण का नॉर्मल हमने फॉर्मूला लिया था, कैपिटल M = M/L, यानी ध्रुव सामर्थ्य गुणा दूरी। दूसरा तरीका हमने बात की थी, अगर हमें क्षेत्रफल की फॉर्म में दिया जाए, मान धारा के रूप में दिया जाए, तो धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल जो होता है वो भी चुंबकीय आघूर्ण होता है। अगर वहाँ हमें फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, तो फिर क्या होगा, n से और मल्टीप्लाई कर देंगे, NIE भी लिख सकते हैं। अब उसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हम और कर लेते हैं। 2-3 न्यूमेरिकल लिखे हैं बोर्ड पे। ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो जैसी सिचुएशन में हमें न्यूमेरिकल पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर बताना है। जैसे पहले न्यूमेरिकल हम बात करते हैं इसके अंदर कि यदि 2 चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण M1 में M2 हो तो उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। अब इसमें ये भी दिया जा सकता है 2 चुंबकों की चुंबकीय आघूर्ण M1 में M2 है जो थीटा कोण पर स्थित है, ये बात भी दी जा सकती है, जो इस क्वेश्चन में नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखा है तो भी अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि आघूर्ण कब होगा, दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण होगा, कुछ भी कोण हो सकता है, वो हमें नहीं पता है, इसका मतलब हम उसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेम वही बातें लागू होती है जो 11th में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 12th में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो 2 बल F1 और F2 किसी कोण पर कार्य करते हैं तो परिणामी बल किसके बराबर होगा, √F1² + F2² + 2F1F2 cos ऑफ थीटा। दूसरी बात, ये वैल्यू कहाँ से लेते हैं हम, इसकी एक जगह हम इसका प्रूफ लेते हैं 11th क्लास में, जहाँ हम सदिशों के बारे में पढ़ते हैं। 2 सदिश P और Q है, उनका परिणामी R है, एंगल जो थीटा है उनके बीच में, तो R की वैल्यू निकालते हैं हम √P² + Q² + 2PQ cos ऑफ थीटा। उसी को बार बार हम सोल्व नहीं करते, सभी में वही बातें अप्लाई होती हैं, इसीलिए हम फोर्स के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं। उसी बात को हम 12th में चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते हैं कि परिणामी तीव्रता, अगर 2 तीव्रता E1 E2 थीटा कोण पर है तो परिणामी तीव्रता √E1² + E2² + 2E1 E2 cos ऑफ थीटा के बराबर होती है। तो उसी वे को लेते हुए हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण M = M1² + M2² + 2M1 M2 cos थीटा का अंडर, ये वैल्यू है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 सेंटीमीटर प्रभावी लंबाई के चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता 40 एम्पीयर मीटर है। ध्रुव प्रबलता मतलब ध्रुव सामर्थ्य है, इसका मान है ये स्मॉल m का मान है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, ये पूछा जा चुका है, पिछले साल भी पूछा गया है, ये 2019 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो आप इसमें कैसे सोल्व करोगे, देखो हमें क्या दे दिया, लंबाई दे दी, L का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, आपको इसको मीटर में बदलना है, 100 का डिवाइड करोगे या 5 × 10⁻² मीटर कह सकते हैं। आपको M का मान दे दिया 40 एम्पीयर मीटर, और हमें क्या निकालना है, कैपिटल M = M/N। M का मान आएगा 40 और इसका मान आएगा 5 × 10⁻²।
तो 40 गुणा 5 कितना हो गया 200 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का मतलब भाग में जाएगा तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कहता है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की जगह 5 मीटर होता तो आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे तब इसका मान 200 आ जाएगा। तो जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्म में हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको सिंपल वैल्यूज दे रखी है कि उसको मोड़ दिया जाए या उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दी जाए, तो जैसी स्ट्रक्चर हमें कही गई है वैसी स्ट्रक्चर में आप उसे कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसे क्या करें, वापस उसकी वैल्यूज लें। वैल्यूज कैसे लेनी है, कन्वर्ट करने के बाद में ध्रुवों के बीच की लंबाई देखनी कितनी है। वो जब कन्वर्ट कर देंगे उसे मान लो अर्धवर्ग में कर लिया, एल आकृति में कर लिया, आधा बीच में से आधा काट दिया तो आपको दिख जाएगा भाई बीच में से आधा काट दिया तो लंबाई आधी होगी, और बस काट दिया तो क्षेत्रफल आधा हो गया। तो उस तरह से आपको जो वैल्यूज है उस पर पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है अपने पास। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर है। यदि क्या दे दिया, अब आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या आधी और धारा दुगनी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान मूल चुंबकीय आघूर्ण का कितना गुना हो जाएगा। यानी पहले चुंबकीय आघूर्ण कितना है, m है। किस फॉर्म में बात की गई है, देखो यहाँ क्या किया गया है कि त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो त्रिज्या किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से। धारा दुगनी कर दी जाए तो धारा की फॉर्म में, अब यहाँ कुंडली दी गई है तो कुंडली की लंबाई नहीं लेनी, लंबाई का यूज तभी होगा जब मैग्नेट दी जाएगी। कोई ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेट से ही चुंबकीय प्रभाव होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पिछला पूरा चैप्टर हमने इसी में बात की थी। परिनालिका, टोरॉइड, धारावाही कुंडली, तार, ये सब बातें की थी हमने उसके अंदर। तो सभी में क्या होता है, सभी में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो वो भी चुंबकीय ध्रुवों की तरह काम करते हैं। तो उनके लिए भी हम आघूर्ण का मान याद कर सकते हैं। तो उस स्थिति में अपने पास सामान्य स्थिति में आघूर्ण क्या होगा, I इंटू ए। अब वृत्ताकार कुंडली है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, I इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे दे दे समीकरण नंबर 1। जब भी आपको कहा जाए कि बाद में मान कितना हो जाएगा तो आप इनिशियल वैल्यूज को आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लें और उसके बाद में क्या करना है, जो चेंज है वो अप्लाई कर दें। जब हम उसके वैल्यूज में चेंज करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट में भी चेंज हो जाएगा, और जब रिजल्ट में चेंज हो रहा है तो हम उसको नया रिजल्ट एज्यूम कर लेंगे, डैश, डबल डैश, 1 2 3 कुछ मान में, और फिर उसको तुलना करनी है इक्वेशन फर्स्ट से हमेशा। ये बात हम लगभग आधा सिलेबस के नजदीक पहुंच गए हैं। हर बात हर चैप्टर में हर टॉपिक में अप्लाई हो रही है। बहुत जगह हमने कर ली, बहुत जगह हमने इसका जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन आप इसे ध्यान रखें कि ये बात जो है वो हर टॉपिक में अप्लाई होगी। अब यहाँ क्या चेंज किया गया है, यहाँ क्या किया गया है, त्रिज्या तो आधी कर दें तो r को तो क्या पुट करना है, r/2। धारा दुगनी कर दें तो I को क्या पुट करना है, 2i। तो m डैश इज इक्वल टू क्या होगा, I की जगह रखेंगे 2i और पाई r की जगह रखोगे r/2 का स्क्वायर। सोल्व कर लिया इसे, क्या आएगा, 2 एज इट इज I पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आ गई अपने पास 1/2 I पाई r स्क्वायर। तो I इंटू पाई r स्क्वायर क्या है, ये m है, तो उसकी जगह क्या रखना है, कंपैरिजन करना है। तो हमें पहली इक्वेशन से तुलना करनी है, पहली इक्वेशन की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो m डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये m/2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण मूल चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट पूछा गया तो याद है ये रिजल्ट आ गया, लेकिन इसके अंदर आप क्या दे रखे हैं कि 5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर है चुंबकीय आघूर्ण, यानी इसमें इसका मान अपने को
दे रखा है, फिर पूछा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना हो जाएगा मूल का आधा हो जाएगा, तो पहले कितना 5 है, 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5 रह जाएगा। कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर रह जाएगा। इस तरह से जिस फोरम में हमें बात की गई है उसी फोरम में हमें उसका आंसर जो है वो बताना है, ये आप इसमें ध्यान रखें। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण क्यों होता है? चुंबकीय आघूर्ण तभी होगा जब वहां चुंबक की तरह कोई भी मटेरियल बिहेव करेगा तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब देखो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये नाभिक है किसी भी परमाणु का और ये ऑर्बिट्स है, ये इसकी रेडियस r है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं कंटिन्यू, तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, धारा विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करता है, और गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो उसके कारण गतिशील इलेक्ट्रॉन कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता इलेक्ट्रॉन है इसका एक पार्ट कॉइल का ये सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव करता है, इसका एक पार्ट नॉर्थ पोल की तरह। अब पार्ट कौन सा, इसके पार्ट एयर में होंगे भी, ये बात ध्यान रखें। जैसे अपने पास ये सर्कुलर पाथ है, ये तो इसका ऊपरी भाग एक नॉर्थ की तरह, दूसरा नीचे का जो भाग है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी एक यहाँ डाइपोल क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो सबसे पहली बात तो आप इसमें लिखनी है कि इसी कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह उत्पन्न करता है। अब जब ये चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है तो इसका मतलब इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। तो यहाँ कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू, तो सिंपल सी बात है, अपने को यहाँ I इंटू ए, आई का मान पुट करना है, ए का मान पुट करना है, और जो रिजल्ट आएगा वही आघूर्ण हो जाएगा। आई का मान ले तो विद्युत धारा की तो सबसे सिंपल परिभाषा कक्षा 10 में लेते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। Q की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, T की जगह टी टाइम है। टाइम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है, आवर्तकाल है इसका, टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग ए सर्कुलर पाथ। अब यहाँ टी की वैल्यू निकाल लो आप, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। Here t is equal to distance upon time, distance upon speed, time is equal to, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर आ गया, स्पीड इधर आ गया। डिस्टेंस की वैल्यू कितना डिस्टेंस क्रिएट करेगा, कवर करेगा, ये 2 पाई r, और स्पीड कितनी इसकी v, तो ये तो वैल्यू किसकी हो गई, t की वैल्यू। इट मींस I इज इक्वल, यहाँ t की वैल्यू आ गई, देन I इज इक्वल टू t अपॉन 2 पाई r, और v पर आगे मल्टीप्लाई हो गया v, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू। एंड वी नो दैट, हमें पता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अभी I और A की दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, दोनों वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। बाय इक्वेशन फर्स्ट m इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ आई ई वी अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, cancel out pi to pi and r to r, then m is equal to e v r upon 2. This is a final value of magnetic moment for orbital electron. This is equation second. ये क्या आ गया, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ गई। ठीक है, समीकरण तो चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करती है। ये तो वैसे इसकी फाइनल वैल्यू है। थोड़ा सा हम इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कोणीय संवेग के रूप में चुंबकीय आघूर्ण पूछ लेते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कोणीय संवेग के रूप में, फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, तो काफी बार पूछा जाता है कोणीय संवेग के रूप में चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मूवमेंट in form of angular momentum. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कोणीय संवेग L इज इक्वल टू एम बी आर होता है। रेखीय संवेग जो होता है P इज इक्वल टू एम बी होता है, और उसको परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ अगर लेते हैं तो उसे क्या देते हैं? एंगुलर मोमेंटम। ये 11th में आती है बातें। तो कोणीय संवेग जो होता है L से लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, L वेक्टर लगा के भी लिख सकते हो आप इसे, एम बी आर। बाकी डेरिवेशन में हम लोग कंटिन्यूटी से चलते हैं, ध्यान में देते हैं कहीं वेक्टर लगाना है नहीं लगाना है। बाकी आप वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज का ध्यान रखें, जो 11th में हमने डिटेल से पढ़ ली है। तो आप जो वेक्टर है तो उसमें वेक्टर लगा के शो भी कर सकते हो, नहीं लगा रहे तो पता रहना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी L इज इक्वल टू क्या होता है? एम बी आर। ये यहाँ से आता है कि L इज इक्वल टू P क्रॉस R होता है, ये एम बी आर। तो अब देखो इसमें हमें इसको एल बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एम इसमें तो ई वी आर आ रहा है, अगर एम वी आर हो तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? एल लिख देंगे। अब एम वी आर लाने के लिए क्या करो? एम नहीं है तो एम से मल्टीप्लाई कर दो और एम से डिवाइड कर दो। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल विच इज मूविंग इन ऑर्बिट्स। तो यहाँ मूविंग कौन सा पार्टिकल मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन है, इट मींस दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मल्टीप्लाई बाय एम। So m is equal to, by equation first, by equation second, we can write as m is equal to e into m v r। m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड भी कर दिया, कैंसिल आउट होता, कोई चेंज नहीं है, वही वैल्यू है। m v r इसका क्या रखते हैं? l, then m is equal to e l upon 2l। आप इसे वेक्टर लगा के लिख सकते हो, m वेक्टर इज इक्वल टू e अपॉन 2m इंटू n वेक्टर। इसे इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन थर्ड जो है वो किस फॉर्म को व्यक्त कर रही है तो ये चुंबकीय आघूर्ण। देखो अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण के लिए 2 नंबर में डेराइव करवाए तो यहाँ तक ही करना है ज्ञान। अगर आपको कहते हैं कि कोणीय संवेग के रूप में चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, कोणीय संवेग वर्ड देते हैं वहां एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर दो, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना और कुछ नहीं। अब देखो इसका थोड़ा सा 1-2 बातें और है इसमें, जो वैसे तो ये पूरा हो गया हमारा, 1-2 बातें और है जिसमें से क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। क्या है? एंगुलर मोमेंटम की बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन। बोर मॉडल में ये बात आती है, बोर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट आता है, द्वितीय विग्रहित, जो हम पढ़ेंगे सेकंड बुक में, और 11th में केमिस्ट्री में आ चुका होता है वैसे तो वो बोर मॉडल, 10th में भी आ जाता है। इसमें हम एक बात लेते हैं कि किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का जो मान है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जिसके अनुसार बोर मॉडल के अनुसार, बाय बोर्स मॉडल, n इज इक्वल टू
NH/2 इसको ऐसे भी लिख देते हैं MVr = NH/2 तो H/2 का पूर्ण गुणज का मतलब n यहाँ पूर्णांक है, पूरे अंक है जिनका गुणा इससे किया जा सकता है कि संवेग कोणीय संवेग का जो मान है H/2 का 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से, यानी पूर्ण गुणज होता है। n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई NH/2 तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें बाय इक्वेशन थर्ड l की जगह रख दें तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी, उससे एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट पूछा जाता है एग्जाम में m = E/2m ऐसे भी है E/2m ऐसे l की जगह रख दें क्या NH/2 अब देखो E is the charge of electron 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. 2 is a constant number, m is the mass of particle, it means mass of electron. This is also constant 9.1 into 10⁻31 kilogram. S is a Planck's constant 6.62 into 10⁻34 joule second. And pi is constant 3.14. 2 is a constant number. इसका मतलब क्या है? n के अलावा सब कांस्टेंट है यहाँ। m is it means EH/2 2 into 2 4 हो जाएगी 4 pi m और इसको लिखते हैं n, ठीक है। here EH/4 pi m this is a constant है, इसको सोल्व करेंगे तो एक डिजिट आ जाएगी, उसको लिखते हैं म्यू बी, ठीक है। म्यू मैग्नेटॉन वर्ड के लिए यूज करते हैं, बी फॉर बोर है, बोर मैग्नेटॉन, और यही पूछा जाता है एग्जाम में बोर मैग्नेटॉन को परिभाषित करो, डिफाइन द बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन क्या है इसे परिभाषित करो। अभी बात करते हैं क्या है, इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो m = क्या लिख सकते हैं म्यू बी इंटू n, ये तो आ गया फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 4। अब इसके डिफाइन कैसे करें, एक बात तो ये अगर ये कह दें कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, तो कोणीय संवेग के रूप में कोणीय संवेग पे निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी बात मैग्नेटॉन की फॉर्म में देखें तो m किसके समान आती है n के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो 9.2 into 10⁻24 होती है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू भी महत्वपूर्ण है। n क्या है, या कक्षाओं की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, ये कक्षाओं की संख्या है। अब यहां से देखें यदि ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू लिख देता हूं मैं म्यू बी, ये भी ध्यान रखना कि म्यू बी की जो वैल्यू होती है, इसको जब सारी वैल्यू कांस्टेंट जो हमने बात की ई की वैल्यू h की वैल्यू 4 पाई n सब रखें सोल्व करें तो इसका रिजल्ट आता है 9.2 into 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये म्यू बी है क्या, ये म्यू बी भी आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण ही है, इसलिए इसके मात्रा में क्या होगा एम्पियर मीटर से। कैसे आया देखो, इसके लिए इक्वेशन ये आ गई, n तो क्या है संख्या कक्षाओं के नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड, n तो वो है, तो इसके अंदर कोई यूनिट होगी, तो इसकी यूनिट किसके बराबर होगी, इसी के बराबर होगी, तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या लेंगे। दूसरा, ये वैल्यू भी बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, ऐसी वैल्यू पूछती है बोर्ड एग्जाम में अगर कोई कांस्टेंट पूछते हैं तो जिनका यूज नहीं होता है कहीं भी, क्योंकि जिनका यूज नहीं होता है वो भूल जाते हैं, जिनका यूज करें अपने मान लो हर टॉपिक में बहुत जगह न्यूमेरिकल्स का यूज कर लें तो वो तो याद हो जाती है, इसका यूज न तो किसी न्यूमेरिकल्स में होता है, ठीक है, न कहीं किसी डेरिवेशन में इसका यूज होता है, कहीं यूज नहीं होता है, इसलिए ये ज़्यादा याद रहती नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखें, इसको रिवाइज जरूर करते रहे, इस कॉन्स्टेंट को याद रख लें। ये कॉन्स्टेंट पूछ लिया जाता है, केवल ये पूछ लेते हैं कि बोर मैग्नेटॉन का मान लिखिए, केवल ये पूछ लेते हैं, तो ये उसका मान है, ये ध्यान रखें। अब दूसरी बात आती है बोर मैग्नेटॉन को परिभाषित करो, इसका मतलब हमें इसको परिभाषित करना है। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है, इसके बराबर है, कब है, यदि n बराबर 1 हो, तो यदि n बराबर 1 हो तो क्या आएगा m = म्यू बी,
अब इसी की डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में बना दें और लिख दें। क्या लिखेंगे? किसी प्रथम कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का मान 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। लिख दिया नाम से, महत्वपूर्ण परिभाषा है ये भी। किसी प्रथम कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 9.2 गुणा 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसे बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। छोटी छोटी बातें 3-4 है इसके अंदर, जिनमें से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आ चुकी है 2014 के एग्जाम में। इसके अलावा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेक्चरर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है, ये रिलेशन पूछे जाते हैं, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। पूरा टॉपिक जो है वो बहुत ही कम चांसेस है, नहीं आया है कभी, लेकिन आए तो ये डेरिवेशन इतना करवाया जा सकता है 2 नंबर में। अदरवाइज हर लाइन में इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का ये। इस चैप्टर में ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, अभी हमने पहले ही किए हैं, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है पहले। बाकी जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, अभी चैप्टर का काफ़ी पार्ट बाकी है। इसमें कॉमन बात यही है कि आपको लाइन टू लाइन हर बात के बारे में पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, इसलिए कोई भी लाइन से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा हो सकता है आपने 2 लाइनें छोड़ी हैं, उसी में से कुछ आ गया, आपने इसको यहाँ तक कर लिया और ये पार्ट छोड़ दिया इसको, तो फिर ये परिभाषा पूछ ले, ये वैल्यू पूछ ले, फॉर्मूला पूछ ले, कॉन्स्टेंट पूछ ले, तो वो फिर अपना रह जाए। इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन सब कंप्लीट इसमें करें, याद करें, प्रैक्टिस करें और लिख के देखें। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, तब तक आप रिवाइज करते रहें इसे। थैंक यू।